हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो का टाइटल है फ़लस्तीन और इज़राइल का रियल स्टोरी। हसी टीवी का वीडियो है। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलो गाइस, पूरी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। 1948 के अंदर इसराइली रियासत के क़याम के बाद से लेकर आज तक अपने मुल्क पर ज़ायनिस्ट यहूदियों के कब्ज़े के खिलाफ फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जंग जारी है। दुनिया में आज इन दोनों की हिमायत और मुखालफत के अंदर दो अलग अलग ब्लॉक्स बन चुके हैं और हर जगह पर बस यही चीज़ें डिस्कस हो रही है। पर एक सबसे अहम चीज़ जिस पर कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा और वो है इस लड़ाई और फसाद का असल कसूरवार यानी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की तरह मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जानबूझकर इस बॉर्डर के तनाज़े को रखा ताकि यहाँ पर कोई एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट कभी भी ना आ सके और इनका कंट्रोल और इनकी सपोर्ट हमेशा के लिए डीप स्टेट की तरह पूरे मुल्क पर रहे। इनकी तरफ से अपने दौरे हुकूमत के अंदर बॉर्डर की गलत तकसीम से लगाई गई आग आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर टू दी पॉइंट रहकर इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की असल वजह यानी ब्रिटिश एम्पायर के किरदार को बेहतर तौर पर समझा सकूं। पहली जंग अजीम के अंदर फ़लस्तीन मुल्क सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। सल्तनत उस्मानिया के साथ एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया थे तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। इतनी बड़ी जंग में शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो गई और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शरीफ मक्का ने बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बहकावे और अरब सरजमीन का कंट्रोल इन्हें देने के वादे पर बगावत कर दी। लेकिन यह वादा ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक धोखा था। नतीजतन सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार गई और इसके कई टुकड़े हो गए, जिनसे आज के दौर के मौजूदा दौर के लिबनान, टर्की, सीरिया, उर्दन, फ़लस्तीन और इराक का जन्म हुआ। टर्की के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर को बिना सोचे समझे तकसीम कर दिया गया, जिससे आपस में इनके तनाज़ात बढ़ने लगे, जिनमें फ़लस्तीन भी शामिल था। ब्रिटिशर्स ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानते थे कि ऐसा करने से इस पूरे अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपना कंट्रोल इन मुल्कों पर हमेशा के लिए रख पाएंगे। अब ये जंग क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने मिलकर लड़ी थी, लिहाजा ब्रिटिश और फ्रेंच हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक इन दोनों मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया के आज़ाद होने वाले इलाकों को आपस के अंदर तकसीम कर लिया। इसे कहते हैं सेकिस पेकॉट। इस दौरान ना तो किसी कौम को, ना किसी नस्ल को और ना किसी इलाके की शनाख्त का ध्यान रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका एक खास नस्ल के लोगों की रिहाइश का था तो बजाय इसके कि इसे एक पूरी स्टेट बना दें, बिल्कुल इसका उल्ट करके इस कौम के दरमियान में एक लाइन खींचकर बॉर्डर बना दिए गए। इस अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी रखने के पीछे दरअसल ब्रिटिशर्स की एक और भी अहम वजह थी और वो थी ये स्विस कैनाल। ये छोटी सी कैनाल ब्रिटिशर्स के लिए इंतहाई अहम थी और इस वक्त भी है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही कारोबारी थे और इनके एम्पायर के अंदर इंडियन ओशन से यूरोप के लिए मेडिटेरियन सी तक जोड़ने का काम ये स्विस कैनाल ही किया करती थी। इसीलिए इस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल इनकी लाइफ लाइन थी, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है। फ़लस्तीन क्योंकि एक ज़माने के अंदर यहूदियों का घर था और वहाँ से ये दर बदर होकर पूरे यूरोप के अंदर हज़ारों सालों से फैल चुके थे, ये बरतानिया में भी मौजूद थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर हजार कोशिशों और लालच के बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद इनके साथ फ़लस्तीन का सौदा करने के लिए तैयार न हुए तो इन लोगों ने बगावत करवाकर सिविल वॉर शुरू करवा दी। अब सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद इनके पास वापसी का बेहतरीन मौका था, जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई कि हमें अपना आबाई वतन फ़लस्तीन वापस चाहिए। फ़लस्तीन में इस वक्त 87% मुस्लिम और सिर्फ 3% ही यहूदी थे। फ़लस्तीन मुल्क में मुसलमान मुल्क के बजाय यहूदी स्टेट ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के अंदर थी, जिसकी सपोर्ट इसे हमेशा मिलती रहती। लिहाजा अपने पॉलिटिकल फ़ायदों और सपोर्ट के लिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने ब्रिटिश कम्युनिटी के एक अहम यहूदी मेंबर वॉल्टर रोथशाइल्ड को एक ख़त लिखकर यह वादा किया कि हम यहूदी कौम को एक इसराइली रियासत बनाने के अंदर मदद करेंगे। शरीफ मक्का को अरब मुल्कों की हुकूमत देने के वादे के खिलाफ जाकर फ्रेंच हुकूमत को ब्रिटिशर्स ने यह वादा किया कि हम अरब मुल्कों में से आधा आपको देंगे, बस हमारा साथ देना। अब ये सब वादे क्योंकि बंद कमरों के अंदर हो रहे थे, किसी को भी एक दूसरे की खबर नहीं थी, इसीलिए सबको लगा कि ब्रिटिशर्स इनके साथ हैं। इसी वादे के साथ जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया, तो इसी को बुनियाद बनाकर इस बालफोर डिक्लेरेशन की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें खरीदना और यहाँ पर आबाद होना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेदखल करना और इनके घरों से निकालना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की आबादी कम होकर इनको माइनॉरिटी के अंदर बदलने लगी, जिसका सीधा सीधा कसूरवार था सिर्फ और सिर्फ बरतानिया,
جس نے بنا یہاں کی عوام کی خواہش اور ان کی مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور اپنے فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو لکھ کر یہودی قوم کے حوالے کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر 1936 کے اندر فلسطینی عوام نے آخرکار تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹشرز نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کر اسے کچلنے کی بہت کوشش کی، کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی، لیکن یہ آواز دب نہ سکی۔ آخرکار تنگ آ کر برٹشرز نے 1942 کے اندر خود کو بیچ سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ جنگیں لڑ لڑ کر تھک چکا تھا۔ لیکن ان دونوں قوموں اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی جو آگ شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے۔ 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلسطین ملک کو 2 ریاستوں کے اندر بانٹ دیا جائے، جس میں سے 45% حصہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے جبکہ 55% یا 55% یہودیوں کو دے دیا جائے، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز سراسر زیادتی تھی، کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی تعداد کے اندر یہودی قوم سے ڈبل تھے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود کے اندر آیا، جسے آس پاس موجود عرب ملکوں نے قبول نہیں کیا، لہٰذا 1948 کے اندر ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی اور 5 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست اس جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی، پر اس کا بالکل الٹ ہوا، کیونکہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ملکوں کی مدد سے ان تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو گیا۔ 1961 کے اندر ایک بار پھر سے اسرائیل کی عرب ملکوں سے جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اس نے فلسطین کے مزید حصوں پر موجود غزہ اور ویسٹ بینک سمیت یروشلم پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غزہ پر فلسطین لبریشن کی ایک ملیٹنٹ جماعت یعنی کہ حماس کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور اسی کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھتے ہیں، جو کہ آج تک جاری ہیں۔ یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے کرسچن ان کو جیزس کرائسٹ کے خلاف سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کا قصوروار مانتے تھے، اور اسی لیے اس قوم کا کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ہر جگہ پر بس اقلیت یا پھر مینورٹی میں تھے۔ 1856 کے اندر ایک یہودی تھیوڈ ہرزل نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک الگ یہودی اسٹیٹ کی بات کی، جہاں پر یہ لوگ مائنورٹیز میں نہ ہوں بلکہ یہ ان کے خود کا ملک ہو۔ اس تحریک کو زیونزم کا نام دیا گیا، جو یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ شروع سے ہی زیونزم تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا، نہ کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جیسا کوئی کانسیپٹ۔ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع سے ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ کے مالک تھے، جیسے ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں، نہ کہ سب کے سب یہودی اس کے اندر شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جیوز آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ، جو کہ شاید اب تک ہسٹری بکس کے اندر بھی آپ کو ٹھیک سے نہ پڑھائی گئی ہو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔